सो गाइज आज का जो टॉपिक है गाइज एक दफा चैट बॉक्स में बताएं कि आपको स्क्रीन शो हो रही है। सो हम सेशन स्टार्ट करते हैं फिर। ओके तो आज का जो टॉपिक है वो फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर होगा। ओके तो हम स्टार्ट करते हैं। सो जो आज का सेशन है इसमें हम आपको एससी एजुकेशन के बारे में बताएंगे जो कि ना तो आपको किसी स्कूल में सिखाई जाती है एंड ना ही किसी कॉलेज में आपको सिखाई जाती है। बट अगर रियल लाइफ में अगर आप इसकी बात करें, अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, सो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं हो सकते। अगर आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होता तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन भी नहीं बन सकते। सो 3 तरह की एजुकेशन होती है। सो 3 टाइप की एजुकेशन है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो फर्स्ट जो है वो एकेडमिक एजुकेशन है, सेकंड प्रोफेशनल एजुकेशन एंड थर्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। सो जो फर्स्ट है एकेडमिक एजुकेशन, वो आपको ऐसी चीज़ें इसमें सिखाई जाती हैं जो कि आपको स्कूल में, कॉलेजेस में सीखने को मिलती हैं। बट रियल लाइफ में इनमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपके किसी काम नहीं आती हैं। सेकंड प्रोफेशनल एजुकेशन आ जाती है, जैसा कि अगर आप कोई फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या आप कुक बनना चाहते हैं या फिर आप कोई डांसर बनना चाहते हैं, तो आप जो स्किल्स सीखेंगे वो आपकी एजुकेशन होगी और वो आपकी वो एजुकेशन होगी जो प्रोफेशनल वे में आप सीखते हैं। एंड जो आपने काम करना है, जो प्रोफेशन आपने चूज़ किया होगा उसके अकॉर्डिंग आप जो नॉलेज लेंगे वो आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन होगी। सो थर्ड वन इज़ फाइनेंशियल एजुकेशन। सो ये एजुकेशन जो है ये पैसे को लेके होती है। लाइफ में आप कितना पैसा कमाने वाले हैं या आप क्या बनने वाले हैं। एंड आप फाइनेंशियल एजुकेशन जो है ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको ये एजुकेशन कहाँ से मिलती है एंड कितनी आपको ये एजुकेशन मिलती है। सो ये जो एजुकेशन है ये हमारी फैमिली से हमें मिलती है। जैसे कि जिस तरीके की फैमिली या बैकग्राउंड होता है, सो इसी तरह से ये जो एजुकेशन है ये हमें मिलती है फाइनेंशियली। कि अगर एक इंसान है वो मतलब किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता है या पुअर फैमिली से बिलोंग करता है, सो उसके पास जो चांसेस हैं वो कम होते हैं कि वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल बन सके। सो इसमें क्या होता है कि अगर आप किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ऑब्वियसली आपको आपका जो माइंडसेट है, जो बिजनेस क्लास फैमिली होती है उनका माइंडसेट जो है वो बिजनेस माइंडसेट होता है।
सो यही फर्क होता है बिजनेस मैन फैमिली के पर्सन्स में एंड जो पुअर पर्सन होता है उनकी फैमिली जो होती है उनके पर्सन्स में, कि उनकी बहुत डिफरेंस होता है उनके माइंडसेट में। सो जिस वजह से उनको जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग मिलती है, कि अगर बिजनेस माइंडसेट की फैमिली है तो उनको ऑब्वियसली वैसा ही फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगा, एंड अगर कोई पुअर फैमिली से है तो उनको वैसा ही फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगा। सो यहाँ पर हम बात करते हैं रॉबर्ट क्यूसा की, कि उसने एक बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड। उसमें उन्होंने बताया है अमीर बाप और गरीब बाप की एजुकेशन के बारे में। सो इस किताब में आप पढ़ सकते हैं कि इस किताब में उन्होंने एक क्वाड्रेंट की बात की है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। इन द नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ESBI। सो ESBI क्या है? ये 4 कैटेगरीज हैं जहां पर हम 4 टाइप की इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट में एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जो कैटेगरी है इसमें 90% लोग होते हैं, एंड यहाँ पर जो इनकम होती है वो जस्ट 10% होती है। सो अगर बात करें हम बिजनेस की और इन्वेस्टर की, तो यहाँ पर 10% लोग होते हैं, बट यहाँ पे जो इनकम होती है वो 90% होती है। एंड इन 90% जो लोग हैं, ये इनके पास दुनिया का 10% पैसा होता है, यानी कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा होते हैं बट इनकम जो है वो बहुत कम होती है यहाँ पे। तो अगर बिजनेस और इन्वेस्टर यानी कि जो 10% लोग हैं, अगर इनको देखा जाए तो इनके पास दुनिया का 90% पैसा होता है। तो ये लोग क्या करते हैं, 10% जो लोग हैं ये 90% लोगों को कंट्रोल करते हैं। ऐसा क्या करते हैं ये लोग? अगर इनके पास ऐसा कौन सा वेपन होता है जिसको हम बोलते हैं इन दी नेक्स्ट टाइम लेवरेज। ओके, टाइम लेवरेज जो है इन लोगों के पास जो वेपन होता है उसको हम टाइम लेवरेज बोलते हैं, यानी कि ये जो लोग हैं अ, अपने जो टाइम का साइकिल होता है इसको ब्रेक करते हैं। सो हमने यहाँ पर देखा ESBI में हमने 4 तरीके के यहाँ पर कैटेगरीज देखी। यहाँ पर हम 4 टाइप की इनकम जनरेट करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। सो जिसमें ज्यादा पैसा कौन कमा रहा है? इन्वेस्टर और बिजनेसमैन। सो सेकंड ये कि जो बिजनेसमैन होता है वो अपने टाइम को मल्टीप्लाई करता है। अब जो बिजनेसमैन है वो किस तरह से मल्टीप्लाई करता है? वो क्या करता है कि जी हमारे पास 24 आवर्स होते हैं वर्क करने के लिए। तो 24 घंटे में एक बिजनेसमैन जो है वो अपने साथ अगर 10 लोगों को, और वो जो 10 लोग हैं उसके लिए 10-10 घंटे काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उसका जो काम है वो एक दिन में 100 घंटे का काम हो जाता है, यानी कि उन 10 लोगों ने मिलके 100 घंटे का काम किया। तो इस तरह वो जो बिजनेसमैन है वो और ज्यादा अमीर बन जाता है। तो एक अमीर इंसान को ही पता होता है कि वो और ज्यादा अमीर किस तरह से बनता है। सो जब वो अपने 24 हार्ट के साइकिल को ब्रेक करेगा तभी वो अमीर बन पाएगा। तो क्या हम अपने 24 घंटे का साइकिल ब्रेक कर रहे हैं? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि क्या हम ऐसा कुछ करते हैं कि हम अपने टाइम के सर्कल को ब्रेक करें एंड हम वहां पे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करें। ओके, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? चैट बॉक्स में एक बार बताइएगा मुझे। जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है उनका नेटवर्क इशू है, काइंडली आप अपनी लोकेशन चेंज कर लें, क्योंकि बाकी सब पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, ठीक है। तो जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, जो जॉब पे जाते हैं, देखिए गलत कुछ भी नहीं होता, सब कुछ सही होता है। बट हमें आज से सीखना समझना चाहिए इस चीज को कि अल्टीमेट गोल क्या है हमारे। हम ऑब्वियसली मजबूरी के तहत जॉब भी करते हैं एंड हमें जो भी काम करना पड़ता है हम वो मजबूरी के तहत करते हैं। बट फाइनली हम किसी डिसीजन को, कोई भी जो हमारा डिसीजन होता है, लाइफ का गोल होता है, हम वो नहीं ले पाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करना है एंड हमें कैसे फाइनेंशियली अपने आप को एजुकेट करना है। और ये जो है फाइनेंशियल एजुकेशन का दूसरा पॉइंट है। एंड इन द नेक्स्ट अब हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। सेविंग इज लूजिंग। डू यू नो सेविंग इज लूजिंग? यानी कि जो हम जोड़ते हैं वही हम लूज करते हैं। किस तरह से करते हैं कि हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज में सिखाया जाता है, पेरेंट्स होते हैं जो बड़े बुजुर्ग होते हैं,
वो अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, स्टार्टिंग से ही उनको सिखाना कहना स्टार्ट कर देते हैं, सिखाते हैं कि आप लोगों ने पैसा बचाना है, मतलब उसको जोड़ना सीखें, बचाना सीखें। तो जब हम पैसे को जोड़ना स्टार्ट करते हैं, बचाना स्टार्ट करते हैं, सेविंग्स करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हम अपने पैसे की वैल्यू को लूज़ कर देते हैं। हम अपने पैसे की वैल्यू को खो देते हैं। यानी कि अगर आज से हम 10 साल पहले की बात करें या 20 साल पहले की बात करें, तो क्या होता था, उस पैसे की जो हम बचाते थे, पैसा सेव करते थे, उसकी बहुत वैल्यू थी। उस टाइम पे अगर हमारे पास 1 लाख या 50,000 या 2 लाख इस तरह से पैसे होते थे, तो उसकी बहुत वैल्यू थी और हम उसमें कुछ ना कुछ कर सकते थे। बट अगर आज के टाइम पे देखा जाए एंड हम अगर आज के टाइम पे उसको हम उस पैसे की वैल्यू को देखते हैं, तो वो कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे हम कुछ भी नहीं कर सकते इतने से पैसों से। सो ये जो है इसका थर्ड पॉइंट है। एंड यहाँ पे क्या होता है कि हम सेविंग्स तो कर लेते हैं, बट वो हमारे किसी काम की नहीं है, कि मतलब हमने सेविंग्स की, जब हमें जरूरत पड़ी हमने उसको यूज कर लिया, उससे हमें कोई इनकम सोर्स नहीं मिलती एंड हम उससे कोई इनकम जो है जनरेट नहीं कर पाते। बट अगर उसी पैसे को हम कहीं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, या हम कहीं पर अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, या हम किसी कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हम उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो वही जो पैसा हम सेव हमने किया होता है, वो हमारे लिए आगे इनकम जनरेट करता है, जो कि फाइनेंशियल नॉलेज का थर्ड पॉइंट है। आगे फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं कि अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको सही सी बात है कि मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपने इंजीनियर बनना है, तो ऑब्वियसली आपको इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो इसी तरह अगर आपने अमीर बनना है एंड आपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो ऑब्वियसली आपको वेल्दी लोगों को स्टडी करना पड़ेगा। एंड ये जो है जस्ट एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, यहाँ पर आपको रेगुलरली सीखना पड़ता है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल पर्सन बन पाते हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में मुझे बताएं। ओके, ओके। आप लोग नोट डाउन भी कर रहे हैं साथ साथ, या जस्ट लिसनिंग कर रहे हैं? क्योंकि जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत जरूरी है, आप इसको नोट डाउन भी कीजिएगा साथ साथ। ओके, ओके। तो अभी हम फोर्थ पॉइंट की बात कर रहे थे। फोर्थ पॉइंट में ये था कि आपको वेल्दी लोगों को स्टडी करना पड़ता है, एंड आप ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है, वन टाइम जस्ट आपने लर्निंग नहीं लेनी होती है। आपने अगर ज्यादा अर्निंग करनी है, ज्यादा आपने कुछ सीखना है, तो उसके लिए आपको रेगुलरली सीखना पड़ता है। एंड जो सक्सेसफुल पर्सन है, जो वेल्दी पर्सन है, उनको आप रेगुलरली स्टडी करेंगे, तो देन आप कुछ अच्छा सीखेंगे एंड आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। सो अगर आपने जैसे वैसे अगर बात की जाए कि आप चाहते हैं कि आप लाखों रुपए कमाएं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कि मतलब आपको करोड़ों लोगों की जरूरत नहीं होती है, आपको लाखों, अगर फर्ज करें आप लाखों लोग भी लेते हैं, तो अगर आप एक एक पर्सन से एक एक रुपया भी कमाते हैं, तो आप लोग 1 लाख रुपए कमा लेते हैं। अगर आप अपना बिजनेस प्लान, आपके पास एक अच्छा आइडिया है, बिजनेस प्लान है आपके पास, आप वो पर्सन के साथ शेयर करते हैं, सो आप अगर एक एक पर्सन से एक एक रुपया भी कमाते हैं, तो आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। एज इट इज अगर आपने इससे भी ज्यादा पैसे कमाने हैं, अगर आपने करोड़पति बनना है, तो उसके लिए आप उन लाखों के साथ जब आप अपना बिजनेस प्लान शेयर करेंगे, जब आप अपना माइंडसेट, जो आपका आइडिया है वो उनके साथ आप शेयर करेंगे, देन वो आगे पर्सन के साथ करेंगे, तो एज इट इज आपको वहां से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड अगर आपका माइंडसेट ही ब्रॉड नहीं होगा, आप कुछ अच्छा सोचेंगे ही नहीं, तो आप कभी भी जो है ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाएंगे एंड आप कुछ भी जो है अपनी लाइफ में अचीव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अभी मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, एंड इस स्टोरी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आपकी लाइफ जो है उसकी वैल्यू क्या है, आपको ये भी इससे क्लियर हो जाएगी। सो क्या आप एक्साइटेड हैं स्टोरी सुनने के लिए? चैट बॉक्स में बताएं मुझे जल्दी से। ओके, तो ठीक है। एक दफा की बात है, एक दफा की बात है, एक छोटा बच्चा होता है।
तो वो अपना वर्क कर रहा होता है, वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है, तो बैठे-बैठे वो क्या करता है, वो सोच रहा होता है सॉरी, कि उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है। क्या मेरी वॉइस क्लियर है आपको? काइंडली एक दफ़ा चैट बॉक्स में बताइएगा। ओके, जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है, काइंडली वो अपनी लोकेशन चेंज करें, क्योंकि बाकी सब पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर है। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि एक बच्चा है, एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है एंड बैठे-बैठे वो सोच रहा होता है कि जैसे उसके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि मैं ये जो सारी चीज़ें कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, आगे चल के जॉब करूँगा, फिर अर्निंग करूँगा, तो मेरी पूरी लाइफ ऐसे ही चली जाएगी। तो वो सोच रहा होता है कि मैं इतना सब कुछ करूँगा, स्टडी करूँगा, जॉब करूँगा, अर्निंग करूँगा, तो मेरी जो पूरी लाइफ है वो इसी तरह से चली जाएगी। तो जब वो उसके माइंड में ये क्वेश्चन आता है, तो फिर वो ये सोचता है कि मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है? वो यही क्वेश्चन अपने माइंड में लिए अपने बाबा के पास जाता है और वो अपने बाबा के पास जाके पूछता है कि बाबा मेरी लाइफ की वैल्यू क्या है? मुझे जाननी है। आप मुझे बताएँ, मुझे गाइड करें। इससे रिलेटेड मेरे मुझे आप कुछ बताएँ ताकि मुझे पता चले कि मेरी लाइफ की एक्चुअल वैल्यू क्या है? तो उसके पापा क्या करते हैं, वो उठते हैं एंड अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में जाने के बाद वो एक ब्लैक कलर का शाइनिंग स्टोन होता है, वो लेकर आते हैं उस बच्चे के पास। एंड उस बच्चे को कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी लाइफ की वैल्यू जाननी है ना, तो इस स्टोन को कल मार्केट में लेकर जाना और वहाँ पे जाके इसको ना सेल करने की ट्राई करना। तो अगर कोई भी तुमसे इसकी कीमत पूछे तो तुमने कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं कहना, जस्ट अपनी 2 उँगली रेज़ करनी है, तो तुम इसको सेल करके आ जाना। सो बच्चा सेम वैसे ही करता है, वो स्टोन लेके मार्केट में चला जाता है एंड मार्केट में जाता है तो वहाँ पर जो है उसको सेल करने की ट्राई करता है। तो एक बहुत बूढ़ी औरत आती है, ज़ईफ़ औरत होती है, वो आती है एंड वो बच्चे के पास उस स्टोन को देखती है एंड वो स्टोन उस बूढ़ी औरत को बहुत ज़्यादा पसंद आ जाता है। वो बच्चे से उसकी प्राइस पूछती है कि बेटा इसकी प्राइस क्या है? आप इसे कितने में बेचोगे? कितने में आप मुझे इसे दे दोगे? तो वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता। जैसे उसके पापा ने उसको कहा होता है कि आपने कुछ भी नहीं बोलना, जस्ट आपने अपनी 2 उँगली रेज़ करनी है। तो वो एज़ इट इज़ ऐसे ही करता है। वो उस बुढ़िया को कुछ भी नहीं बोलता एंड वो अपनी 2 उँगली रेज़ कर देता है। तो उस बुढ़िया को लगता है कि इस पत्थर की जो कीमत है वो 200 रुपीज़ है। तो वो एग्री हो जाती है एंड वो उसको कहती है कि ठीक है, मैं इसे ले लेती हूँ आपसे, आप ये पेमेंट ले लो और ये पत्थर मुझे दे दो। तो वो बच्चा बहुत खुश होता है, वो उसको सेल आउट करके उस बुढ़िया को 200 रुपीज़ में सेल करके एंड वो बहुत खुश होता है एंड एक्साइटेड होता है और ना वो चला जाता है अपने पापा के पास एंड अपने पापा को बताता है, बहुत खुशी के साथ बताता है कि बाबा जो जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया एंड पहली बार मैंने अपनी लाइफ में 200 रुपीज़ की अर्निंग की है। तो उसके बाबा जो है ना उसको शाबाश देते हैं एंड फिर ना उसके पापा फिर क्या करते हैं, सेम ऐसे ही करते हैं कि फिर अपने रूम में जाते हैं एंड फिर वैसा ही एक पत्थर लेकर आते हैं और फिर इस बार उसको कहते हैं कि अब आपने ना इस पत्थर को एक म्यूज़ियम में लेकर जाना है एंड वहाँ पर जाकर आपने इसको ना सेल करने की ट्राई करनी है। सो वो बच्चा क्या करता है वो एज़ इट इज़ अपने बाबा की बात मानता है। वो जो है जाता है म्यूज़ियम में और उसके पापा ने उसको कहा होता है कि आपने इस बार भी कोई आपसे प्राइस पूछे तो आपने कुछ भी नहीं बोलना, जस्ट आपने अपनी 2 उँगली रेज़ करनी है एंड जब आप अपनी 2 उँगली रेज़ करेंगे तो वहाँ पर आपकी जो है वहाँ पे जो भी पर्सन आपसे ये पूछेगा आप उसको बताओगे, 2 उँगली रेज़ करोगे, उसको उसकी प्राइस का ऑटोमैटिक पता चलेगा तो आपने उसको वो सेल आउट करके और आ जाना है। वो बच्चा एज़ इट इज़ ऐसे ही करता है, म्यूज़ियम में जाता है अगले दिन एंड म्यूज़ियम में जाके वो वहाँ पे उस पत्थर को लेके खड़ा होता है तो वहाँ पर जो है ना एक पर्सन आता है। तो वो पर्सन आके उसको बोलता है कि ये बहुत खूबसूरत है पत्थर, तो तुम इसे मुझे सेल कर दो, तो इसे कितने का सेल करोगे? बच्चा एज़ इट इज़ पहले की तरह कुछ भी नहीं बोलता, खामोशी से खड़ा रहता है। तो वो जस्ट अपनी 2 उँगली रेज़ कर देता है।
बट बच्चा माइंड में जो है ना अपने मतलब अंदर ही अंदर वो कंफ्यूज भी हो रहा होता है कि अब मैं क्या करूं। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रही होती, बट वो जैसे उसके बाबा ने उसको कहा होता है वो वैसे ही करता है। तो जब वो स्टोन जो है वो वहां पर लेके खड़ा होता है तो वो पर्सन उससे पूछता है, वो 2 उंगली रेज करता है तो वो कहता है कि जो बिजनेसमैन होता है वो उससे पूछता है तो वो कहता है कि जी ये 20,000 रुपए में है। सो वो बच्चा कुछ भी नहीं बोलता, जस्ट उससे 20,000 रुपए लेता है एंड उसको वो पत्थर जो है वो सेल आउट करके एंड आ जाता है। बच्चा इस बार भी पहले से भी ज्यादा खुश होता है एंड एक्साइटेड भी होता है कि वाओ, मैंने वही पत्थर, सेम पत्थर मैंने यहाँ पर 20,000 का सेल कर दिया। बट वो कंफ्यूज भी बहुत ज्यादा होता है कि ये क्या हुआ, सेम पत्थर मैंने 200 रुपए में सेल किया, अब सेम पत्थर मैं 20,000 में सेल करके आ रहा हूँ। सो वो खुशी-खुशी घर वापस आ जाता है एंड आके अपने बाबा को सारी सिचुएशन बताता है कि बाबा जैसे आपने कहा मैंने वैसा ही किया, बट इस दफा मैंने इस पत्थर के 20,000 रुपए कमाए। बट मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ भी हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये कैसे हुआ? तो उसके जो बाबा हैं वो फिर भी उसको कुछ नहीं कहते। उसकी सारी बात सुनते हैं एंड उसको शाबाश देते हैं। शाबाश देने के बाद फिर वो अपने रूम में जाते हैं एंड थर्ड टाइम फिर वो ऐसा ही एक पत्थर लेकर आते हैं एंड लाकर और फिर वो उस बच्चे को दे देते हैं। तो उसको कहते हैं कि बेटा ये पत्थर आपने ना अब सेल आउट करना है, कहाँ पर जाकर इसको आप कल प्रीशियस स्टोन का जो स्टोर है ना, आप इसे वहां पर लेकर जाना और वहां पर जाकर ना इसको सेल करने की ट्राई करना। एंड सेम अगर आपसे कोई प्राइस पूछे तो आपने 2 उंगली रेज़ करनी है, बोलना कुछ भी नहीं है। बच्चा इस दफ़ा और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि बाबा मैंने आपसे लाइफ़ की वैल्यू पूछी थी, आप मुझे ये स्टोन सेल करने को बोल रहे हैं, इससे मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैं तो बहुत कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ। गाइज़ आपको मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। तो बच्चा क्या करता है वो प्रीशियस जो स्टोन का स्टोर होता है ना वहाँ पर चला जाता है। एंड वहाँ जाके जो शॉप का ओनर होता है ना वो उस बच्चे को देखता है, उसके हाथ में वो स्टोन को देखता है एंड उसको ना वो स्टोन बहुत पसंद आता है। तो वो शॉपकीपर बच्चे से पूछता है कि बेटा इसकी प्राइस क्या है? तो वो बच्चा एज़ इट इज़ पहले की तरह अपनी 2 उंगली रेज़ करता है एंड शॉपकीपर को लगता है कि अच्छा इसकी कीमत 2 लाख रुपए है। तो वो बच्चा जो है ना वो बच्चे को कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ इसे खरीदने के लिए, ये मुझे बहुत पसंद है तो आप मुझे ये दे दो एंड मैं आपको इसकी कीमत दे देता हूँ। तो जो शॉपकीपर होता है वो बच्चे को 2 लाख रुपए दे देता है, वो मामूली सा पत्थर जो होता है वो 2 लाख रुपए में बच्चा सेल कर देता है। तो बच्चा बहुत कन्फ्यूज़ होता है कि सेम पत्थर मैंने 200 में बेचा, फिर मैंने 20,000 में बेचा एंड अभी यहाँ पर आकर मैंने इसको 2 लाख रुपए में सेल कर दिया है। बच्चा वो सारी सिचुएशन अपने बाबा को बताता है कि बाबा इस तरह से है तो मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सब क्या हो रहा है। सेम पत्थर मैंने 3 जगह पे जाके सेल आउट किया। पहले मैंने उसको 200 का सेल किया, फिर मैंने उसको 20,000 का एंड अब मैंने उसको 2 लाख रुपए का सेल किया। सो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चल रही होती हैं, वो अपने बाबा को बताता है। तो उसके बाबा फिर उसको समझाते हैं कि ये सारी सिचुएशन जो तुमने पत्थर सेल किया एंड अलग-अलग जगह पे जाके तुमने इसको ट्राई किया, तो इसके थ्रू तुम्हें लाइफ की वैल्यू समझा रहा हूँ मैं। तो वो उसको समझा रहे होते हैं लाइफ की वैल्यू कि सेम यही चीज़ हम अगर खुद से रिलेट कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो कहता है कि पापा जैसा कि आपने मुझे कहा मैंने वैसा ही किया। बट मुझे समझ नहीं आई कि ये सब हुआ क्या और कैसे हुआ? तो उसके पापा फिर उसको बोलते हैं कि तुम्हें ये जानना था कि तुम्हारी लाइफ की वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले तुम अपने सराउंडिंग में देखो सिंपली कि जैसे वो स्टोन लेकर आप मार्केट में गए कि मतलब मार्केट एक गाइस आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है? एक काइंडली मुझे चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर है तो टाइप 1 कर दीजिए। ओके, ओके जिनको मेरी वॉइस क्लियर नहीं है काइंडली वो अपनी लोकेशन चेंज करें, आपका नेटवर्क इश्यू होगा, बाकी सब पर्सन्स को मेरी वॉइस क्लियर है। ओके। तो उसके बाबा उसको कहते हैं कि देखो आपने अपनी लाइफ की वैल्यू जानी थी कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या है। सो आप सबसे पहले अपने सराउंडिंग में देख लो कि जैसे आप वो स्टोन लेके मार्केट में गए कि जैसे कि मार्केट एक छोटी सी जगह होती है तो वहां पर अगर आप उसको सेल आउट करते हो तो जाहिर सी बात है वहां पर आपको उसकी कम कीमत मिलेगी। सो इसी तरह जब आप म्यूजियम में गए, म्यूजियम एक अच्छी जगह होती है एंड वहां पर काफी अच्छे लोग आते हैं, बड़े बिजनेसमैन भी आते हैं तो वहां पर उसकी प्राइस आपको ज्यादा मिलती है।
देन अगर आप किसी जो प्रीशियस स्टोन का स्टोर होता है, अगर आप वहां पर चले जाते हो तो उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है, एंड वो जो उसकी प्राइस है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। सो इसी तरह से यही है कि आप जो है अपने इर्द गिर्द देखो, एंड आपके पास लोग कैसे हैं, आप कैसे लोगों के साथ बात कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ रह रहे हो। सो जब आप ये चीज आप देखते हो, एंड आप मेन थिंग ये है, ये चीज मैटर करती है कि जब आपका माइंडसेट जो है, कि आप लोगों का माइंडसेट जो है वो ऐसे लोगों के साथ होगा कि आप किसी बिजनेसमैन के साथ हो या वेल्दी लोगों के साथ हो, तो ऑब्वियसली आपके पास से उस तरह के आइडियाज आएंगे, उसी तरह की आपको नॉलेज मिलेगी। सो उसी तरह की आप अगर इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको ये सारी चीजें जब क्लियर होंगी तो ऑब्वियसली आपको आपकी लाइफ की वैल्यू भी पता चलेगी, एंड आपको वो सारी चीजें जो है वो क्लियर भी होंगी कि जो आपके माइंड में चल रही होंगी कि हम ये सब कैसे करेंगे, कैसे कर सकते हैं। सो इस स्टोरी से आपको कुछ समझ आया होगा कि मतलब आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बड़ा, तो आपको बड़े लोगों के साथ रहना पड़ता है, सो उनसे सीखना पड़ता है। अगर आप छोटी जगह पे रहेंगे, ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो कि जॉब पर्सन हैं, जो खुद कम अर्निंग करते हैं, तो आप एज इट इज उन्हीं उन्हीं की तरह सीखोगे, उन्हीं की तरह करोगे। सो आप मतलब फिर सक्सेसफुल नहीं बन सकते, आप बहुत ज्यादा अमीर नहीं बन सकते। तो सबसे पहले आपको अपने सराउंडिंग में देखना पड़ता है, क्योंकि सराउंडिंग की जो चीजें होती हैं वो आपके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करती हैं। सो फिर जैसा कि अगर स्कूल की बात की जाए, तो आप स्कूल में जा रहे होते हैं तो वहाँ का माहौल जो है वो स्टडी वाला होता है, आपको ना चाहते हुए भी वहाँ पे स्टडी करनी पड़ती है। तो इसी तरह अगर आप किसी कहीं पर खेलने के लिए जाते हैं तो वहाँ का माहौल जो है वो चेंज होता है। तो इसी तरह जैसे अगर आपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है, आपने लाइफ में कुछ बनना है, सो उसके लिए आपको जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ आप रहेंगे, उनको स्टडी करेंगे, उनका माइंडसेट आप जानेंगे कि उनके माइंड में किस तरह के आइडियाज आते हैं, वो क्या सीख रहे हैं, आपको क्या सिखा रहे हैं। तो इस तरह फिर आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, देन आपको आपकी लाइफ की वैल्यू पता चलेगी कि हमारी लाइफ की वैल्यू एक्चुअल है क्या। तो जहाँ पर आप रहेंगे, जैसे लोगों के साथ रहेंगे, वैसी ही चीज़ें आप सीखेंगे, वैसी ही जो आपकी सेम यही चीज़ जो आपका हैबिट्स होते हैं, वही आपकी जो डेली की चीज़ें हैं या आपकी आपका फ्यूचर है, उसको डिसाइड करती हैं, जो आपकी हैबिट्स होती हैं। सो अगर आप अपनी हैबिट्स को इस तरह की रखेंगे कि आप ज़्यादा जिनके पास फाइनेंशियल नॉलेज है, उन पर्सन्स के साथ अगर आप रहेंगे, आप सीखेंगे, तो ऑब्वियसली आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, एंड आप बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें जो हैं वो सीखेंगे भी, एंड उसको अगर आप इम्प्लीमेंट करेंगे, तो आपकी लाइफ की वैल्यू भी क्लियर होगी, एंड आपको बहुत कुछ आप अचीव भी करोगे। सो आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में बताएँ मुझे जल्दी से, आपको यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। तो आपको पता चला कि लाइफ की वैल्यू क्या है, एंड फाइनेंशियल नॉलेज जो है वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए आजकल के दौर में। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, तो इन दी नेक्स्ट अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओके, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। अब आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताएं कि एसेट्स क्या हैं? क्या आप लोगों को पता है एसेट्स और लायबिलिटीज किसको कहते हैं? ओके, नहीं पता। ओके, ठीक है। अगर फर्स्ट हम लायबिलिटीज के ऊपर बात करेंगे। लायबिलिटीज जो हैं वो क्या है? लायबिलिटीज वो होती हैं जैसा कि हमारा जितना भी खर्चा होता है, अगर फर्ज करें हम कोई खर्च कर रहे हैं, अगर हम बिजली का बिल पे कर रहे हैं, या हमने कोई चीज किस्तों पे ली हुई है, हम उसकी किस्त पे कर रहे हैं, रेंटल घर पे रह रहे हैं, तो ये सब जो चीजें होती हैं ये हमारी लायबिलिटीज होती हैं। तो लायबिलिटीज जितनी ज्यादा आजकल जो जैसा कि देखा जाए तो लायबिलिटीज जो हैं वो ज्यादा हैं, एंड जो एसेट्स हैं वो बहुत कम है।
तो एसेट्स की अगर बात की जाए तो एसेट्स ऐसी चीजें होती हैं या वो चीज होती है जिससे आपको इनकम आती है जो कि आपके लिए इनकम जनरेट करती है। लाइक हम प्रॉपर्टी की बात कर लें, अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है, कोई घर है एंड हमने उसको रेंट पे दिया हुआ है एंड वहां से हमको रेंटल इनकम आ रही है, तो वो हमारा एसेट्स है। एंड अगर हम वहां पे खुद रह रहे हैं प्रॉपर्टी में एंड हमने उसको रेंट पे नहीं दिया हुआ, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। सो अभी आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटी में डिफरेंस क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में मुझे बताएं। जो चीजें हम यूज कर रहे होते हैं एंड जो हमारी डेली बेसिस की रूटीन की यूजेबल चीजें होती हैं एंड जो हम हमारी नीड्स होती हैं जिनको हम पूरा कर रहे होते हैं, वो हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। और एसेट्स वो हैं जिन जो कि हमारे लिए हम कह लें कि इनकम जनरेट करती हैं, वो हमारे एसेट्स होते हैं। तो आप लोग मुझे ये बात बताएं कि क्या हम लोगों के पास एसेट्स ज्यादा हैं या फिर लाइबिलिटीज ज्यादा हैं? चैट बॉक्स में बताएं जल्दी से मुझे। हमारी लाइफ में एसेट्स ज्यादा है हमारे पास या फिर लाइबिलिटीज? ऑब्वियसली लाइबिलिटीज, क्योंकि हमारे पास इनकम सोर्स ही बहुत कम है। तो अगर इनकम सोर्स कम होंगी तो ऑब्वियसली हमारे पास एसेट्स नहीं है, हमारे पास लाइबिलिटीज ज्यादा हैं। तो इसी तरह अगर हम फर्ज करें कार की बात करते हैं, अगर हमें कोई कार पसंद है, हम वो ले लेते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि अगर हम उस कार को अपनी पर्सनल यूज में लेकर आते हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर हमने खर्चा भी करना है। अगर उसमें कोई इश्यू हो गया तो हमने उसको रिपेयर भी कराना है, हमने उस पर फ्यूल का खर्च भी करना है एंड ये सारी चीजें जो हैं। ओके, ओके, आई विल रिपीट। एसेट्स जो हैं, एसेट्स क्या होते हैं? एसेट्स ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे लिए इनकम जनरेट करती हैं। इनकम कैसे जनरेट करती हैं वो चीजें? लाइक कोई प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हम उसको रेंट पे दे देते हैं, वहां पे हमें मंथली रेंटल इनकम आती रहती है, सो वो हमारा एक एसेट है। एंड अगर हम वहां पर खुद रह रहे होते हैं तो वो फिर हमारी लाइबिलिटी है, वहां पे फिर एसेट्स नहीं होते हैं, क्योंकि हमें वहां से इनकम नहीं आ रही है, तो वो लाइबिलिटी हो जाएगी। सो एज इट इज, अगर हम कार की बात करें, अगर हम उसे अपने पर्सनल यूज में रखते हैं, तो वहां क्या होता है कि वो हमारी लाइबिलिटी बन जाती है कि हमने उसमें फ्यूल भी डलवाना है, हमने उसका वर्क भी कराना है, उसमें कोई भी इशू है तो उसको हमने क्लियर भी। जाहिर सी बात है, अगर हम गाड़ी रखेंगे तो उसके ऊपर खर्चा भी आएगा, वो भी हमें करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटीज में काउंट होता है। सो अगर हम उसे एसेट्स के लिए यूज करते हैं, तो वो हम जैसे अब करीम है, ओबर है, अगर हम वहां पर इसको दे देते हैं अपनी गाड़ी को, तो वहां पर ये रेंटल तौर पे यूज होती है, तो वहां पर ये हमारे लिए एसेट्स का काम करती है कि मतलब वहां से हमें इनकम जनरेट करके दे रही है। टू वेज हैं हमारे पास कार के एंड घर के भी, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉपर्टी है, तो टू वेज होते हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो अगर हम कार रेंट पे दे देते हैं तो जाहिर सी बात है, रेंट पे चलेगी तो हमें वहां से इनकम आएगी, तो वो हमारा एसेट्स है। तो अब ये 90% जो दुनिया के लोग हैं, इनकी लाइफ में 90% लाइबिलिटी होती है एंड 10% एसेट्स होते हैं। तो जो ये हमारे हाथ में होता है कि हमने जो है इनकम सोर्स किस तरह से ज्यादा करनी है एंड अपनी लाइबिलिटीज को कैसे कम करना है एंड एसेट्स को कैसे हमने बढ़ाना है। ये हमारे अपने हाथ में होता है कि हम किस तरह से इन सारी चीजों को कवर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इन दी नेक्स्ट हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि पर्सनल एसेट्स जो हैं वो क्या हैं। एंड पर्सनल एसेट्स जैसे बात की जाए, कैश, जैसा कि चेकिंग सेविंग्स वगैरह हमारी होती हैं, इन्वेस्टमेंट अगर हमने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, एंड इसी तरह फिर इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे हम लोगों ने किसी ने आजकल इंश्योरेंस भी बहुत लोग करवाते हैं, तो अगर वहां पे भी आप जो है थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो फिर आपको वहां से अ, मतलब मिलता रहता है। आपकी जो अमाउंट आपने जमा करवाई होती है इंश्योरेंस में, आपके मंथली या ईयरली वहां पे इनकम लगती रहती है साथ में, तो वो हमारे पर्सनल एसेट्स होते हैं। इसी तरह पर्सनल प्रॉपर्टी, फिर जो हमने किसी को लोन दिया होता है, अगर हमने वो रिसीव करना होता है,
तो वो हमारी जो है वो पर्सनल एसेट्स होते हैं। फिर इसी तरह ऑटोमोबाइल जो है ये भी हमारे लिए एक हमारा पर्सनल एसेट्स है। जो पर्सनल लायबिलिटीज हैं वो क्या है, लोन, जैसे हमने किसी से लोन लिया एंड हमने उनको वापस करना है। क्रेडिट कार्ड जो कि हम यूज करते हैं, खर्चा करते हैं। पर्सनल डेबिट के मतलब हम यूज करते हैं पर्सनली। फिर करंटली मंथली बिल्स जो होते हैं जो हमने हर मंथ पे करना होता है। फिर रियल एस्टेट का है। तो एज इट इज इसी तरह जो है अनपेड टैक्सेस, जो हम टैक्स नहीं पे करते हैं, घर के हों चाहे वो किसी भी चीज के हों, हम पे नहीं करते हैं। सो ये सारी चीजें जो है ये लाइबिलिटीज में आती हैं एंड पर्सनल एसेट्स में आते हैं। तो आपको क्लियर हुआ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में क्या डिफरेंस है एंड ये किस तरह से होता है, ये चीज आपको क्लियर हुई? ओके। 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 ओके, तो मैंने फाइनेंशियल नॉलेज के जितने भी पॉइंट्स आपको बताए हैं ये सब आपको क्लियर हो हुए हैं? अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ तो आपको वो क्लियर कर दिया जाएगा। जस्ट 5 मिनट और फिर हम सेशन को एंड करते हैं। ओके, नो क्वेश्चन। ओके जी, कौन सा पॉइंट रिपीट करना है आप बताइएगा? 1 एंड 2 पॉइंट। फर्स्ट, लायबिलिटीज। ओके। ओके, लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज वो है जैसे कि हमारा जितना भी हम एक्सपेंस करते हैं, उसके अलावा जो हमने किसी से लोन लिया होता है, इसके अलावा बिल, टैक्सेस वगैरह। फिर उसके अलावा अगर हम रेंटल घर पे रहते हैं, रेंट पे करते हैं, अगर हमने कोई चीज परचेज की होती है एंड हम उसकी मंथली किस्त पे करते हैं, तो ये सारी हमारी लाइबिलिटीज होती हैं। इसको हम एसेट्स में काउंट नहीं करते। एसेट्स वो होते हैं जो हमारे लिए इनकम जनरेट करते हैं। ओके, क्लियर हुआ आपको लाइबिलिटीज का? ओके। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, आपको काफी कुछ यहाँ से समझ आया होगा एंड आपको बहुत सारी जो चीजें हैं वो भी क्लियर हुई होंगी एंड आपको आपकी जो लाइफ की वैल्यू है वो भी क्लियर हुई होगी कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है एंड किस तरह आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है। अभी जल्दी से आप जिस ग्रुप में ऐड हैं उस ग्रुप में जाएं एंड वहां पर जाकर आप उनको अपने, जिन्होंने आपको लिंक सेंड किया है या जिस ग्रुप से आपको ये लिंक मिला है, वहां पर आप बताइए कि आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, काइंडली सेंड मी वीडियोस। जल्दी से ये वहां पर मैसेज ड्रॉप करें एंड आकर यहाँ पर टाइप 2 करें। फिर हम